नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग जनरल स्टडीज़ के जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आपके आए थे बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और देखिए जो आपका जनरल स्टडी जो पोर्शन है तो ये आपका जो कि नोटिफिकेशन अभी इस बार का आया हुआ है, तो इसमें आपका पेपर 3 में जो है ये पूछा जाएगा 100 मार्क्स का। तो इस तरीके से जो जनरल स्टडीज़ है तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर को पार्ट बाय पार्ट करके आपको हम सॉल्व कराते चलेंगे, कि जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से टॉपिक जो है मतलब कौन कौन सब्जेक्ट है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपको वो तैयारी करके जाना होगा। और इसके बाद हम लोग क्लास भी आपको प्रोवाइड करेंगे और इसका पीडीएफ भी आपको देंगे आपके रिक्वेस्ट पे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो सीरीज है ये। तो देखिए प्रीवियस ईयर में आपके जो जनरल स्टडीज़ के जो क्वेश्चन इसके पूछे गए थे तो वो 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। और इस बार भी जो आपका जनरल स्टडी से जो क्वेश्चन आएगा तो वो भी 100 क्वेश्चन ही रहेगा, जैसे कि पेपर 3 में आपका दिया हुआ है इसका। तो इस तरीके से देखिए आपको यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है रिस्पेक्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, यदि हम स्कोरिंग का बात करते हैं तो उस तरीके से जो है हम लोग 100 क्वेश्चंस को पार्ट बाय पार्ट करके इसको हम लोग डिस्कस करते चलेंगे और साथ में आपको डिटेल में भी इसका हम बताते चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है कि द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज गिफ्टेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बाय, यानी कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है तो ये गिफ्ट किया गया था यूएसए को किसके द्वारा। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि फ्रांस हो जाएगा। तो फ्रांस ने ही जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी गिफ्ट किया था यूएसए को। तो देखिए जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है तो ये अमेरिकी क्रांति के दौरान, यानी कि जो अमेरिका में जो रिवॉल्यूशन हुई थी तो उस समय जो फ्रेंच और यूएसए के बीच में जो अलायंस हुई थी इनके बीच में, तो फ्रांस के जो भी लोग इनको समर्थन किए थे इस मतलब कि जो समर्थन दिए थे इस गठबंधन का, तो इसका जो प्रशंसा करने वाले जो लोग थे फ्रांस के, तो उन्हीं के द्वारा ये गिफ्ट प्रदान की गई थी स्टैचू ऑफ लिबर्टी। हालांकि ये उनको ज़्यादा ये रिप्रेजेंट करता है उन इंडिविजुअल्स को कि जिन्होंने इस गिफ्ट के लिए प्रपोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द एटम बम ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा इन द ईयर, यहाँ पे ईयर देखिए गलत लिखाया था, यहाँ पे आपका 1945 आपका हो जाएगा। ये इज नोन एज, यानी कि जो एटम बम गिराया गया था ड्रॉप किया गया था हिरोशिमा में जो कि 1945 में, तो उसका नाम क्या दिया गया था। तो देखिए जो बॉम्ब जो किया गया था हिरोशिमा शहर में, तो उसका जो निकनेम जो दिया गया था तो वो लिटिल बॉय था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो देखिए जो अगस्त 6 1945 को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में है, तो इन्होंने पहला जो एटॉमिक बम है जो कि एक यूरेनियम जो गन टाइप के ये बम थे, जिन्होंने इसका निक नेम दिया था लिटिल बॉय। तो ये जो यही निक नेम इसका है जो कि हिरोशिमा में इन्होंने ड्रॉप किया था। अब देखिए ये जब इसका जो एक्सप्लोजन हुआ था तो इसमें लगभग 15 किलो टन के साथ, इतना फोर्स के साथ जो है ये पूरे सिटी को अपने गश्त में ले लिया था और लगभग जो है 3,50,000 जो लोग हैं ये अफेक्टेड हुए थे इसके कारण। अब इसके चलते देखिए जो है शॉक वेव क्रिएट हुई थी, जो कि इतना बड़ा भयानक डिस्ट्रक्शन था कि ये जो फायर वॉल जो यहाँ से इसके चलते जो बॉम्ब के एक्सप्लोजन चलते जो हुई थी, जैसा कि आप फिगर में आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे इतना टेम्परेचर ये पहुँच गए थे कि जितना टेम्परेचर सन में होती है तो उतना मतलब कि ये टेम्परेचर हो गई थी यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए क्या होता है कि 3 दिन के बाद ही, जैसे कि हिरोशिमा में 6 तारीख को 1945 को ये बॉम्ब गिराया गया था, तो उसके 3 दिन बाद ही है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने दूसरा जो बॉम्ब है इन्होंने जो कि नागासाकी में इन्होंने गिराया था, तो उसमें जो बॉम्ब इन्होंने गिराया गया था तो वो प्लूटोनियम बेस्ड था इम्प्लोजन जो इन्होंने किया था। तो उसका जो निकनेम इन्होंने दिया था तो वो फैट मैन का नाम दिया था इन्होंने, जो कि नागासाकी में इन्होंने सेकेंड बॉम्ब एक्सप्लोजन की थी। तो आप लोग इसको भी याद रखना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो नागासाकी शहर में जो इन्होंने गिराया था, जो बॉम्ब एक्सप्लोजन हुई थी, तो उसका निक नेम क्या था, तो वो फैटमैन था। तो ये आप लोग इसको याद रखना। और इसमें भी जो है लगभग जो है 2,50,000 के आसपास जो इतने भी अफेक्टेड हुए थे। तो ये है नागासाकी का वो व्यू है जो एक्सप्लोजन के समय हुई थी इसकी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो सिटी है किस तरीके से डिस्ट्रक्शन का जो भयावह समय था, वो समय का जो दृश्य था, तो ये आप इस फिगर में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है पूरा शहर जो है पूरा बर्बाद हो गया था ये बॉम्बिंग के चलते। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अवार्डेड द भारत रत्ना, यानी कि भारत रत्न इनमें से किसको नहीं दिया गया था, अवार्ड नहीं किया गया था। तो आपको इसमें से ऑप्शन में देख के बताना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे भारत रत्न के बारे में देखते हैं और इसमें से कौन कौन से जो अवार्ड मतलब कौन कौन से पर्सन है जिनको यह मिल चुका है, तो वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए जो भारत रत्न है
तो ये जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, दिया जाता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि इंडिया के यदि हम बात करते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया का, तो ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो इसका देखिए जो इंस्टीट्यूशन जो किया गया था, यानी कि स्थापना की गई थी इसकी 2 जनवरी 1954 को। ये दिया जाता है कि जो भी एक अपने एक्सेप्शनल काम किए होंगे अपने जो भी फील्ड में, तो उनको दिया जाता है कि जो कंट्री के लिए इन्होंने काम किया होगा। तो देखिए ये जो भारत रत्न दी जाती है, तो आपको ये इस तरीके का दिखाई देगा भारत रत्न जो रहती है। तो ये एक पीपल का जैसे कि एक लीफ होता है, यानी कि स्ट्रक्चर रहता है जो पीपल का, जो कि एक पत्ते की तरह आकार रहता है, और इसमें देखिए एक इमेज रहता है सन का, और इसमें लिखा रहता है भारत रत्न, जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी रहती है। तो ये चीज़ आप लोग इसको देखना है यहाँ पे ध्यान से। अब देखिए यहाँ पे वो सारे लिस्ट आपका दिया हुआ है कि जिनको भी भारत रत्न मिल चुका है, ये सारा लिस्ट आपका यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। और आप लोग यदि आप लिस्ट एक बार देख लेते हैं, तो फिर आपसे क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो आप लोग इसका इजीली कर सकते हैं। तो इसमें देखिए जब इसकी स्टार्टिंग जब हुई थी 1954 में, तो स्टार्टिंग में ही 3 लोगों को दी गई थी। तो उसमें से पहले थे सी राजगोपालाचारी, उसके बाद सीवी रमन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इन तीनों को उस समय दी गई थी स्टार्टिंग में। तो आपसे क्वेश्चन बहुत सारे टाइप से इसमें पूछे जाते हैं कि स्टार्टिंग में कौन से 3 लोगों को दी गई थी, और इंस्टीट्यूशन कब किया गया था, तो 1954 में। तो ये आप लोग इसको याद रखना। इसके अलावा देखिए जो भी मिल चुका है इनको, जैसे भगवान दास हो गए, इनको 1955 मिला था। उसके बाद फिर देखिए एम विश्वेश्वरैया है और जवाहरलाल नेहरू है, तो इन तीनों को 1955 मिला था। तो इसमें देखिए जो एम विश्वेश्वरैया है, तो ये भी आपका दिया हुआ था ऑप्शन में, तो इनको तो मिल चुका है ऑलरेडी। इसके बाद फिर देखिए अगला आपका दिया हुआ है इसमें गोविंद बल्लभ पंत दिया हुआ है, और डी केशव कर्वे है, उसके बाद विधान चंद्र राव है, पुरुषोत्तम दास टंडन जी है, फिर राजेंद्र प्रसाद है। तो देखिए राजेंद्र प्रसाद का भी नाम इस ऑप्शन में आपका दिया हुआ था, तो ये भी हो गया इसमें। फिर उसके बाद देखिए जाकिर हुसैन है, फिर उसके बाद देखिए पांडुरंग बामन काने हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, इंदिरा गांधी, डॉक्टर बीबी गिरी है। फिर उसके बाद देखिए के कामराज हो गया, मदर टेरेसा, विनोबा भावे, खान अब्दुल गफ्फर खान, एम जी रामचंद्रन, बी आर अम्बेडकर, नेल्सन मंडेला, और राजीव गांधी को 1991 में दिया गया था। और फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को उन्हीं समय उसी के समय दिया गया था, और मोरारजी देसाई को, तो इनको 1991 में इन तीनों को दी गई थी। फिर उसके बाद देखिए जो अब्दुल कलाम आजाद जो है, तो इनको 1992 में दिया गया था, और साथ में जे आर डी टाटा और सत्यजीत राय को, इन तीनों को 1992 में दी गई थी। फिर उसके बाद जो एपीजे अब्दुल कलाम है, तो इनको 1997 में अवार्ड की गई थी। और उसी ईयर में देखिए यहाँ पे और भी हैं, जैसे गुलजारी लाल नंदा जी हैं, अरुणा आसफ अली है, जिनको भी उसी समय दिया गया था। फिर इसके बाद देखिए 1998 में 2 लोग को दिया जाता है। तो पहला है इसमें एम एस सुब्बुलक्ष्मी, दूसरा है चिदम्बरम सुब्रमण्यम। फिर उसके बाद 1999 में फिर 3 लोगों को दिया जाता है, जयप्रकाश नारायण, रविशंकर और अमर्त्य सेन को दिया जाता है। फिर उसके बाद एक और यहाँ पे देखिए है गोपीनाथ है बारदुलई हैं, तो इनको भी 1999 में दिया गया था। फिर उसके बाद 2001 में 2 लोगों को दिया जाता है, तो इसमें देखिए लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान है। फिर 2008 में भीमसेन जोशी को दिया जाता है। और 2013 की हम बात करते हैं, तो इस समय देखिए 2 लोगों को दी गई थी, प्रोफेसर सीएन राव को और सचिन तेंदुलकर को। और फिर उसके बाद 2014 में है, तो यहाँ पे देखिए अटल बिहारी वाजपेयी और फिर उसके बाद मदन मोहन मालवीय जी को, इन दोनों लोगों को दिया गया था। और यदि ईयर 1919 की हम बात करते हैं, 2019 की यदि हम बात करते हैं यहाँ पे 2019 की, तो उस समय 3 लोगों को दी गई थी, प्रणब मुखर्जी को, भूपेन हजारिका को और नानाजी देशमुख को, तीन तीन लोगों को दी गई थी। तो ये सारा लिस्ट आप लोग इसको अच्छे से याद रखना। अब आइए आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन में, जो कि आपसे इसमें पूछा गया था, तो इसमें देखिए गोविंद बल्लभ पंत जी का भी दिया गया था नाम, एम विश्वेश्वरैया को भी दिया जा चुका है, राजेंद्र प्रसाद जी को भी दिया जा चुका है। लेकिन जो ऑप्शन डी आपका दिया हुआ है चौधरी चरण सिंह, तो इनको भारत रत्न जो है नहीं दिया गया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको, जब तक आप उस लिस्ट को याद नहीं कीजिएगा, तब तक आप इस आंसर का, आप क्वेश्चन का आप आंसर नहीं कर सकते हैं। तो आपको जितने भी दिव्य रेसिपिएंट हैं इनके, तो वो आपको याद रखना होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि द डिजीज ब्रोंकाइटिस इज एसोसिएटेड विथ। तो देखिए जो डिजीज ब्रोंकाइटिस जो है, तो ये एसोसिएटेड होता है लंग्स से। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। तो देखिए जो ब्रोंकाइटिस है, तो ये एक इन्फ्लेमेशन होता है ब्रोंकी का, जो कि एक लंग्स का ही पार्ट होता है। तो इसमें देखिए जो सिम्टम जो इसका होते हैं, तो पर्सन्स को कफिंग होने लगती है, यानी कि खांसी उसको होने लगेगी। और इसके साथ में और भी इसके होते हैं, जैसे कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज है, एक तरीके से सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है।
तो देखिए जो ब्रोंकाइटिस है तो ये जनरली क्या है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है लंग्स का। लंग्स के अंदर में जो ब्रोंकियल जो मसल्स रहते हैं बहुत सारे छोटे छोटे जो रहते हैं, तो ये चीज़ आपको ऑलरेडी हमने आपको जैसे कि रेस्पिरेटरी वाले सिस्टम में आपने देखा होगा यदि बायोलॉजी का लेक्चर, तो उसमें हमने इसको डिस्कस वहाँ पे किया हुआ है। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा, लंग्स हो जाएगा। तो देखिए जो डिजीज से रिलेटेड जो भी टॉपिक जो है, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। यदि आप लोग बायोलॉजी देखे होंगे एसएससी जेई का, तो उसमें आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन अमंग द फॉलोइंग इज। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का इन सारे में से। तो यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन जो आपका रहेगा प्रोटीन का सोर्स का, तो ये ऑप्शन पे भी डिपेंड करेगा आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे राइस दिया हुआ है, व्हीट दिया हुआ है, सोयाबीन दिया हुआ है और कॉर्न दिया हुआ है। तो इसमें से जो बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का, तो वो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, यानी कि सोयाबीन हो जाएगा। क्योंकि सोयाबीन में देखिए बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन कंटेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन पे भी डिपेंड करेगा कि इसमें दिया क्या क्या है। अब यदि हम जैसे सोर्सेस ऑफ प्रोटीन की यदि हम बात करते हैं, तो इसमें आपको जैसे कि बहुत सारे और भी होते हैं कि जिनमें प्रोटीन की बहुत ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। तो उसमें यदि सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी की हम बात करते हैं तो वो है स्पोरुलिना है। तो देखिए जो स्पोरुलिना है, तो ये जो सी होते हैं यानी समुद्र जो होते हैं, तो उसका साहीवाल से ये निकाले जाते हैं, तो उसी से ये एक्सट्रैक्ट की जाती है। और स्पोरुलिना का एक टैबलेट भी आता है, यदि कोई पर्सन को प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उनको एक टैबलेट के रूप में दी जाती है। फिर उसके बाद देखिए ये आपका घटते हुए क्रम में है। फिर जो मैक्सिमम प्रोटीन कंटेंट होता है तो वो सोयाबीन में है। फिर इसके बाद फिश हो गया, मीट हो गया, मिल्क और पल्सेस हो गया, तो ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में है आपका। तो इस तरीके से यदि आपको याद रखना होगा कि किसमें मैक्सिमम जो है प्रोटीन कंटेंट होता है, तो वो स्पोरुलिना होगा। फिर उसके बाद सोयाबीन, फिर उसका फिश, मीट और मिल्क जो पल्सेस हो गया, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका ये दिया हुआ है। तो ये इस सीरीज से आप लोग इसको याद रखना। बट इसमें ऑप्शन में आपको दिया हुआ था ये सोयाबीन दिया हुआ था, तो इसीलिए आपका ये राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इसी में देखिए अगर स्पोरुलिना भी दिया रहता है और सोयाबीन भी दिया रहता है, तो आप लोगों को मार्क वहाँ पे करना होगा स्पोरुलिना को, क्योंकि इसके अंदर में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन कंटेंट होते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डिजीज विच इज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज। यानी कि इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वो डिजीज है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होता है, यानी कि पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट नहीं होती है, ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जैसे सिरहोसिस दिया हुआ है, हेपेटाइटिस बी है, सिफिल्स है और एड्स है। तो इन तीनों में जो आपका दिया हुआ है, तो जो ऑप्शन इसका राइट और सिरहोसिस आपका हो जाएगा। तो देखिए जो सिरहोसिस है, तो ये एक तरीके की एक कॉम्प्लिकेशन होता है लिवर का, यानी कि ये एक एसोसिएटेड है लिवर से रिलेटेड है ये, जिसमें कि जो लिवर सेल्स होते हैं तो उनका लॉस हो जाती है। अब देखिए इसके जो इसके जो कॉज होते हैं कि किस तरीके से सिरहोसिस होती है, तो ये जब पर्सन यदि अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करता है तो उनको ये होता है। और साथ में यदि किसी को वायरल इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस बी और सी अगर हो जाती है, तो ये इसके कॉमन काउज होते हैं सिरहोसिस का। इसके अलावा और भी बहुत सारे काउज होती है, बट जो अल्कोहल का जो ज़्यादा सेवन करता है तो उनको ज़्यादा ये सिरहोसिस होती है। तो ये लिवर का ये डिजीज है, तो ये कोई जैसे कि पर्सन टू पर्सन ये ट्रांसफ़र नहीं होती है, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये नहीं जा सकती है। और बाकी देखिए यहाँ पे जो भी आपका दिया हुआ है जैसे हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस और एड्स हो गया, तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इसके लिए बहुत सारे जो है फिनोमिना जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि यदि फिजिकल कॉन्टैक्ट में आ जाए या फिर सेक्सुअली कॉन्टैक्ट में आए, तो बहुत सारे इसके जो होते हैं तरीके। तो देखिए जो ट्रांसमिट होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो इनको हम लोग जनरली कम्युनिकेबल डिजीज भी बोलते हैं हम लोग इसको। तो कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होते हैं कि जो कि स्प्रेड कर सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे, या फिर एक एनिमल से दूसरे पर्सन में भी ये ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो इसके देखिए जो स्प्रेड होता है, ये जो भी कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, तो ये बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं, जैसे कि एयरबोर्न जो भी बैक्टीरिया या वायरसेस होते हैं, ये भी ये तरीके से हो सकते हैं। और बट इनका मैक्सिमम जो होता है तो वो ब्लड जो अदर फ्लूइड को यदि हम लोग ब्लड सिरिंज से भी हम लोग लेते हैं तो उनसे भी हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ देखिए कम्युनिकेबल डिजीज का यहाँ पे एग्जांपल आपका दिया हुआ है। तो ये सारे जैसे कि पर्सन टू पर्सन ये ट्रांसमिट नहीं होते हैं, ये यहाँ पे जो आपकी एग्जाम्पल दिया हुआ है ये हालांकि एग्जाम्पल है कम्युनिकेबल डिजीज का। तो इसमें से देखिए कौन कौन से हैं, जैसे इबोला हो गया, फ्लू हो गया, हेंटा वायरस हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया। इसके अलावा जो HIV एड्स है, मिजल्स है, परट्यूसिस है, रवाइज हो गया, ट्यूबरक्लोसिस है। उसके बाद जो वेस्ट नाइल वायरस है, जीका है और सिफिल्स है। तो ये सारे कम्युनिकेबल डिजीज है, और इनमें से बहुत सारे हैं कि जो पर्सन टू पर्सन या ट्रांसमिट भी हो जाते हैं। तो ये सारा लिस्ट आप लोग याद रखना। और अभी जैसे कि कोविड-19 है, कोरोना वायरस है, तो वो भी आपका क्या एक तरीके से ये भी पर्सन टू पर्सन ये ट्रांसमिट होने वाला डिजीज है, तो इसको भी आप लोग याद रखना।
फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन ये पूछा गया था, जो कि अभी रिसेंटली भी अभी एक एग्जाम जो हुआ था इसका, तो जो चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान के इसमें पूछा गया था आपसे। तो देखिए अभी करंट में जो चीफ मिनिस्टर है राजस्थान के, तो वो अशोक गहलोत ही है, और ये हालांकि आपका एग्जाम अभी फिलहाल ही में हुआ था, तो उस समय भी ये भी बने हुए थे, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। तो देखिए जो राजस्थान है, तो ये जो है इंडिया का यदि एरिया वाइज बात करते हैं तो ये नंबर 1 स्टेट पे आता है टोटल एरिया वाइज के, यदि हम बात करते हैं तो। और इसकी जो राजधानी यानी कैपिटल है तो वो जयपुर है, और यहाँ के गवर्नर है वो कलराज मिश्र है। और चीफ मिनिस्टर जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि अशोक गहलोत है, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे एक डिप्टी गवर्नर भी है जो कि सचिन पायलट है। और यहाँ की लेजिस्लेचर की यदि हम बात करते हैं तो वो यूनिकैमुलर लेजिस्लेचर है, यानी कि केवल यहाँ पे जो है केवल लेजिस्लेटिव, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है यहाँ पे, जो कि यूनिकैमरल है, और सीट्स इसके टोटल 200 है। और वही पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की यदि हम बात करते हैं तो देखिए राज्यसभा के टोटल 10 सीट है, और लोकसभा के यहाँ पे 25 सीट है। अब यहाँ पे देखिए जो भी चीफ मिनिस्टर, जैसे कि इसमें राजस्थान सबका पूछा गया था, बाकी और भी जो अदर स्टेट के जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं, तो वो लिस्ट आपका यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं। हालांकि हम आपको करंट अफेयर एक अपडेटेड करके जब एग्जाम आपका होगा उस समय भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये सारा लिस्ट आपका दिया हुआ है जितने भी स्टेट का भी करंट में जो चीफ मिनिस्टर है, तो ये आप लोग इसको देख लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका जैसे ऑप्शन दिया हुआ है कि सिटी और कंट्री का दिया हुआ है, और आपको इसमें से बताना है कि जो कौन सा इसमें मैच जो है करेक्टली नहीं किया गया है, जो भी सिटी है और कंट्री में जो वो है बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला आपका दिया हुआ ऑप्शन ए में कि फ्लोरेंस है, इटली में है। तो देखिए जो फ्लोरेंस जो है, तो ये एक सिटी है, सेंट्रल इटली का है ये। और ये जो जैसे कि एक यहाँ पे जो सिटी है टस्कैनी रीजन जो है, तो ये उसी का एक कैपिटल सिटी है। तो फ्लोरेंस ये तो जैसे इटली का ये तो है ही, तो ये जो मैच किया गया तो ये राइट आपका है, लेकिन आपको इसमें नॉट मैच करेक्टली है वो आपको फाइंड आउट करना है। फिर अगला देखिए इसमें दिया हुआ है नाइस, जो कि फ्रांस में बताया जा रहा है। तो देखिए जो नाइस भी एक सिटी है फ्रांस में, तो ये भी आपका क्या है, ये भी राइट दिया हुआ है। फिर अगला देखिए फ्रैंकफर्ट दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया का। तो देखिए जो फ्रैंकफर्ट है, तो ये एक मेट्रोपॉलिटन और एक लार्जेस्ट सिटी है जर्मन का, यानी कि जर्मनी का ये लार्जेस्ट सिटी है, जो कि पॉपुलेशन वाइज यदि हम बात करते हैं तो ये 5th लार्जेस्ट सिटी है जर्मनी का। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आपका दिया हुआ है, तो ये क्या है आपका, यही यही मतलब कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि यही गलत दिया हुआ है। फ्रैंकफर्ट कहाँ पे है, ये जर्मनी का एक शहर है ये। तो ऑस्ट्रेलिया आपका दिया हुआ था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग है, मतलब कि राइट आंसर आपका हो जाएगा। और बाकी देखिए अगला जो आपका दिया हुआ है इस्तांबुल, तो इस्तांबुल देखिए ये एक टर्की का, ये जैसे कि एक मेजर सिटी है इसका, जो इस्तांबुल है टर्की का ये आप लोग इसको याद रखना। और देखिए जो इस्तांबुल जो यही जो शहर है, ये यूरोप और एशिया को जो है ये डिवाइड करता है बेसिकली एक तरीके से। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि द हार्डेस्ट सब्सटेंस अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, यानी कि इसमें से जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है तो इसमें से बताना है कि सबसे जो हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है। तो ऑप्शन में देखिए आपका दिया हुआ है ग्रेफाइट है, डायमंड है, प्लेटिनम है और आयरन है। तो इसमें से जो डायमंड आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है, तो यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो डायमंड ये है कि जो अभी तक जो पृथ्वी पे जितने भी जो भी अवेलेबल है सब्सटेंस जो है, तो उनमें से ये सबसे नेचुरली जो है ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस ये है। तो देखिए जो डायमंड है, ये ये एलोट्रॉप्स होते हैं कार्बन के, यानी कि कार्बन के ये सारे कंपाउंड्स होते हैं। तो देखिए जो एलोट्रॉप्स होते हैं कार्बन के, तो ये बहुत सारे दो एलोट्रॉपिक्स फॉर्म इसके होते हैं। तो उनमें से बेसिकली देखिए कार्बन के जो दो एलोट्रॉप्स होते हैं जो कि हम लोग स्टडी करते थे, एक होता है इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर और दूसरा होता है इसका एमॉर्फस स्ट्रक्चर। तो जो डायमंड यहाँ पे जो एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, तो ये इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। तो डायमंड में जैसे कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की यदि हम बात करते हैं तो डायमंड और ग्रेफाइट इसके दो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं, जिनसे कि आपका क्वेश्चन बराबर में पूछा जाता है। तो इसमें से देखिए यहाँ पे कंपैरिजन आपका दिया हुआ है दोनों के बीच में, तो यदि आपसे इनसे क्वेश्चन कोई भी अगर आता है तो आप लोग इसका इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यदि हम कंपैरिजन करते हैं दोनों के बीच में, डायमंड का और ग्रेफाइट के बीच में, तो डायमंड देखिए ये डेंसर होता है ग्रेफाइट के कंपैरिजन में, यानी कि इसकी जो डेंसिटी होती है तो ये 3.514 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। और वहीं पे यदि हम ग्रेफाइट की बात करते हैं तो ये उससे कम डेंसर होती है डायमंड कंपैरिजन में, जिसकी डेंसिटी जो है 2.226 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी डेंसिटी कम होती है। फिर उसके बाद देखिए जो डायमंड है ये सबसे हार्ड होता है, और डायमंड जो है ये सबसे हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है अभी तक का। तो इसीलिए आपका राइट आंसर वो भी आपका पूछा गया था कि कौन सा हार्डेस्ट सब्सटेंस है, तो वो डायमंड आपका हो जाएगा राइट आंसर।
अब उसके बाद ग्रेफाइट जो है ये सॉफ्ट है कंपैरिजन में डायमंड के, यदि हम बात करते हैं तो इसीलिए देखिए इसको लुब्रिकेंट के रूप में भी इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर में लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है। और देखिए जो डायमंड है तो ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ये नहीं कर सकता है। लेकिन जो ग्रेफाइट है तो ये इलेक्ट्रिसिटी का ये गुड कंडक्टर होता है। और देखिए जो डायमंड है तो ये जो केमिकली यदि हम बात करते हैं तो ये अनरिएक्टिव है, यानी कि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता है। और वहीं ग्रेफाइट की यदि हम बात करते हैं तो ये रिएक्टिव होता है बहुत सारे केसेस में। अब ग्रेफाइट के और डायमंड का यहाँ पे यूजेस की यदि हम बात करते हैं तो देखिए डायमंड ये सिंस बहुत ही हार्ड होता है, तो इसीलिए इसका जो यूज़ है हम लोग कटिंग ग्लास के रूप में इसको यूज़ करते हैं। और या फिर इसके अलावा जो भी बोरिंग जो किया जाता है या फिर जो रॉक ड्रिलिंग जो की जाती है तो उसमें जो है इसकी डायमंड का यूज किया जाता है उसमें। अब देखिए सिंस डायमंड है तो इसमें शाइनिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए डायमंड को ज्वेलरी बनाने में यूज़ की जाती है। और जो भी प्रीसियस जो स्टोन्स होते हैं तो उनके भी बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। और इसके साथ में जो ग्राइंडिंग या फिर जो पॉलिशिंग जो किया जाता है, जो भी हार्ड मटेरियल्स होते हैं तो उनमें भी डायमंड का यूज़ किया जाता है। और वहीं ग्रेफाइट की हम बात करते हैं तो ग्रेफाइट जो है इसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोड्स बनाने में, इनका यूज़ की जाती है। और इसके साथ में इसमें देखिए बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है लुब्रिकेटिंग का, यानी कि एज ए लुब्रिकेंट के रूप में हम लोग इसको यूज़ करते हैं फॉर हैवी मशीन्स के लिए, जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर पे जो मशीन्स वर्क करते हैं, जहाँ पे जो नॉर्मल ऑयल है जो कि वो वहाँ पे वो काम नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे ग्रेफाइट को हम लोग एज ए लुब्रिकेंट के रूप में यूज़ करते हैं। और फिर जो ग्रेफाइट है तो इसका हम लोग जो पेंसिल के जो लीड होते हैं तो उसमें भी ग्रेफाइट का यूज़ की जाती है। तो ये सारे जो भी प्रॉपर्टीज आपके जो दिए गए हैं तो ये आप लोग याद रखना, इनसे किसी से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि 1 बैरल ऑफ ऑयल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, यानी कि एक बैरल जो ऑयल होता है तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होती है। तो देखिए जो बैरल जो होता है तो ये एक यूनिट ऑफ वॉल्यूम होता है क्रूड ऑयल को मापने के लिए, जो कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का है, जो कि पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स होते हैं ये। तो एक बैरल जो है तो इसके बहुत सारे और भी कन्वर्जन होते हैं इसके, जैसे यदि यूएस गैलन्स की यदि हम बात करते हैं 42 यूएस गैलन्स के बराबर होती है। और वही यूके में ये 35 यूके जो गैलन्स के बराबर होती है। और यदि इसको लीटर में मापा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली ये 159 लीटर्स के बराबर होती है एक जो बैरल की यदि हम बात करते हैं तो इसका देखिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 159 लीटर्स होता है अप्रॉक्सीमेटली 1 बैरल इज इक्वल टू। और आप लोग देखते हैं कि जो भी क्रूड ऑयल होते हैं यानी कि जो कच्चे तेल होते हैं तो उसको बैरल में भी जो है मेजर की जाती है। तो ये लीटर में कितना होता है तो ये 159 लीटर अप्रॉक्सीमेटली होती है। लेकिन यदि इसको गैलन में यदि पूछा जाए यूएस में तो आपको 42 यूएस गैलन होगा इसका। हालांकि ये क्वेश्चन फेमस है, लीटर में इसका पूछा जाता है तो 115 लीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने 10 क्वेश्चन लिया हुआ था और वीडियो का लेंथ ज़्यादा ना हो, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे देखिए पार्ट बाय पार्ट जो है हम आपको लाते रहेंगे, ताकि आपको आइडिया होता रहे कि क्वेश्चन जो है किस टाइप से पूछे गए थे और आपको तैयारी किस लेवल का करना होगा। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आगे भी जो सीरीज जो रहेगा आपका ये चलता रहेगा, और वो भी डिपेंड करेगा आपका कमेंट के ऊपर में। यदि आपका कमेंट पॉजिटिव रहता है तो हम जो सीरीज है इसका इसी तरीके से लाते रहेंगे, और जो भी इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक्स होंगे या फिर जो सब्जेक्ट होंगे तो वो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।